हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने डिफरेंट लॉज को पढ़ा, हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म, जिसमें हमने पढ़े जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन इसके बाद आपने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और आपने पढ़ा इसके बाद गैलुसैक लॉ पढ़ा, देन अपने इसके बाद एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, और एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक वेट के बारे में। बट एटॉमिक वेट से पहले, क्योंकि जितने भी मैटर हैं आप जानते हैं कि वी ऑल ऑफ अस सराउंडेड बाई द मैटर, और मैटर के लिए डाल्टन्स ने कुछ थ्योरी दी थी। उसमें आपके ये जो लॉ ऑफ अपने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये भी इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक वेट पढ़ने से पहले हम क्या है डाल्टन्स थ्योरी को पढ़ेंगे। तो डाल्टन्स थ्योरी का अपन हेडिंग लेते हैं डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी के क्या क्या कंसेप्ट थे, क्या क्या अजम्पशंस दिए, वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन था कि एवरी मैटर अराउंड अस वी इटसेल्फ, मतलब हम स्वयं भी, और अराउंड अस ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको अपन टाइनी पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और नाम क्या दिया इनको, एटम नाम दिया। तो फर्स्ट आपके क्या थ्योरी थी, every matter around us, और अपन कहते हैं वी इटसेल्फ, यानी हम स्वयं भी, उसमें आते हैं वी इटसेल्फ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल के लिए अपन एक वर्ड और यूज करते हैं टाइनी पार्टिकल्स विच वर नेम्ड, इनको क्या कहा गया, एटम्स। जो टाइनी पार्टिकल्स थे दीज वर कॉल्ड एटम्स। अब एटम्स क्यों कहा गया इनको, तो एटम्स जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, एक लैटिन वर्ड होता है एटोमिया। तो नेक्स्ट अपन इसमें क्या लिखेंगे, एटम वर्ड टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम एटोमिया। किससे लिया है इसका, एटोमिया से लिया है, जिसका मतलब क्या होता है वेरी स्मॉल और टाइनी। एटोमिया विच इज मीन्ड एज, इसका मीन क्या है, मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल, और इसी को हम क्या कहते हैं, टाइनी। ठीक है, तो एटोमिया का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल और टाइनी। इसीलिए जो मैटर्स थे उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहा गया, एटम्स कहा गया। तो ये तो फर्स्ट अजम्पशन था इसका, डाल्टन थ्योरी का। अब हम देखें सेकेंड अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर इन सिमिलर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मास। जैसे मान लीजिए अपन, मैं पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर अपन इसको नियम को लिख लेंगे। मान लीजिए अपने पास जैसे अपन हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं, या हम जैसे ओजोन कंसीडर करें, कोई भी करें आप, नाइट्रोजन कंसीडर करें। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हम देखें गैस, तो कितने एटम से मिला हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही
अगर ऑक्सीजन ओजोन देखें तो कितना 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन अपन देखें तो कितना 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन जब अपन एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको तो हाइड्रोजन एलिमेंट ही कहा जाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स किस एलिमेंट के एटम हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के। ऐसे ही ऑक्सीजन के 3 एटम के लिए एलिमेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। और नाइट्रोजन के 2 एटम के लिए एलिमेंट क्या हुआ, नाइट्रोजन हुआ। समझ में आया? तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इन सिमिलर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मास। तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, 1 ही तो होता है। ईच हाइड्रोजन एटम का मास 1 होगा। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर आपके 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं, बताएंगे। तो रूल क्या हो गया इसका डाल्टन्स थ्योरी का, कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मास। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का क्या है, दोनों का मास 1 होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो मास क्या होगा, दोनों ही हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पर अपन देखें तीनों ही ऑक्सीजन के लिए मास कितना होगा, 16 होगा। और दोनों ही नाइट्रोजन एटम के लिए मास क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। तो जितने भी एटम है उनका मास क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया? तो ये 2 आप कॉपी करिए। फिर हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। इसका थर्ड नियम क्या था, थर्ड नियम क्या था, जैसे ये तो अभी हमने पढ़ा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इंक्लूडिंग द मास। तो जो थर्ड था इसका क्या था, इसको भी अपन पहले एग्जांपल से देख लें। मान लीजिए जैसे अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी आपके मॉलिक्यूल है, मैटर है। दूसरा अपन जैसे मान लीजिए अपन वाटर देखें, या आप जैसे कोई भी दूसरा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीथेन ले लिया, एनी एग्जांपल वी कैन टेक, जिसमें कि आपके डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें अपन तो एक एटम तो क्या हो गया, कार्बन का हो गया। ये आप देखिए 1 एटम तो क्या हुआ, कार्बन का हुआ, ठीक है। और 2 एटम क्या हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का नेम तो इसके लिए हम कार्बन ही लेंगे, इसके लिए ऑक्सीजन ही लेंगे। ऐसे ही इसमें आप देखें ये कितने एटम से बना है, इसमें आपके हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन है। यहाँ आप देखेंगे तो कार्बन एलिमेंट है और हाइड्रोजन है। तो इनमें अपन देखें तो इनके मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे इस मॉलिक्यूल में अपन देखें तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दीज एग्जाम्पल्स आल्सो। तो अब इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए थर्ड एक्सप्रेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग, सेम लैंग्वेज में लिखेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज है, बुक में देखेंगे कई बार टिपिकल लैंग्वेज आती है, बट आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको क्या है, आसानी से याद हो जाएगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, okay, including the mass। ये इनका थर्ड अजम्पशन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ अजम्पशन की। फोर्थ अजम्पशन हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं, वो इन्होंने भी बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर अपन बात करें यहाँ पे जैसे वाटर है
तो वाटर कोई एक जब अपन लेते हैं, जैसे गिलास में अपन पानी लें, तो पानी लेते हैं तो वो क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्या है, कंपाउंड है। क्योंकि सिंगल को तो अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या है, कलेक्शन, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी अपन कोई भी लेते हैं तो वहाँ सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता। अपन अगर मीथेन गैस की बात करें, किसी कंटेनर में रखी हुई है, तो वो क्या है, कंपाउंड है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सभी क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। तो जो फोर्थ अजम्पशन था वो क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस एज पर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसका फोर्थ क्या, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, formation of compounds takes place as per laws of chemical combination, ये अपन पढ़ चुके हैं सभी लॉज। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन एक इसमें लास्ट एग्जाम्पशन और था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है या न्यू कंपाउंड्स बनता है, तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज रीअरेंजमेंट इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस। ये देखिए अपन किस तरह से एक एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन इसको लिखेंगे। मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन गैस ली और क्लोरीन गैस ली, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, HCl बना। कोई भी बना सकते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से भी बना सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे इसको अपन देखें कोई भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं इसको। तो ये देखिए जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आप देखें तो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लोरीन में अपन देखें तो क्या हो गया, Cl Cl बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर देखें तो क्या होगा आपके, हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड तो क्या हुआ, ब्रेक हुए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इसको अपन क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो अपन इस लॉज को कैसे लिखेंगे, देखिए क्या कहा इन्होंने कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड rearrangement in the atoms of elements, rearrangement in the बॉन्डिंग। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में ही तो हो रहा है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, साथ ही क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जब कंपाउंड बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये तो अपने क्या हुए 5 लॉज जो कि डाल्टन्स थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, डाल्टन्स थ्योरी ने बताया था। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करते हैं अपन एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एटॉमिक वेट और मास। देखिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हमें इन दो में डिफरेंस समझना है कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। आपको मालूम है कि वेट को तो अपन मान लीजिए किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं,
और मास को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू जो वेट होता है वो क्या होता है, mg, यानी आपका मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। अपन देखते हैं अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अपन सन पे जाते हैं, अपन सॉरी मून पे जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट होगा, अगर हाइट पे जाते हैं तो और डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली कोई भी मैटर है उसका हम एक्यूरेट लेबोरेटरी में जो अपन निकाल सकते हैं वो क्या, मास होता है। तो मास इज ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। और ये क्या होता है, मास हमेशा फिक्स होता है। बट जो वेट है, वेट में बी चेंज प्लेस टू प्लेस। अगर अपन हाइट पे जाएंगे डिफरेंट तो वहाँ पर वेट में बी डिफरेंट ना। मून पे हमारा, हम अपना ही देखें, अगर हम यहाँ पर अर्थ पर हैं तो हमारा डिफरेंट वेट है, अगर हम मून पर जाते हैं तो क्या होता है, वेट डिफरेंट हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे। तो इसमें क्या होगा, अपन एक चीज़ समझ लें यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपन इस तरह से लिखते हैं, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अपन ने किसी का भी निकाल रहे हैं, अपन ने उसको क्या कर लिया, एनी ऑब्जेक्ट मान लिया। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। इट कैन बी accurately determined in the laboratory। लेबोरेटरी में हम इसको एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेट है, वेट क्या है यहाँ पर, W, तो मास के साथ साथ किस पे, जी पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो क्या हो गया ये, वाइल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट will be changed place to place, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन, अपन साथ में लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो आगे अभी पढ़ने से पहले अपने को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंट क्या है। आप देख लीजिए, हम जनरली क्या है कि अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या है, उसको अपन एक ही मानते हैं, फिक्स मानते हैं कि भाई यहाँ पर अपन एक प्लेस पर मान के चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मास और वेट सेम होगा। इसलिए हम यहाँ पर तो कोई भी यूज करें, मास यूज करें या फिर अपन वेट यूज करें, कहीं हम मून पे तो निकाल नहीं रहे इसका। अगर मून पे निकालेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन अर्थ पे बात कर रहे हैं तो वो दोनों ही क्या होंगे, ये सेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से किसी भी पार्टिकल का, एटम का अपन वेट निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये तो हमने पढ़ाई है कि एटम, ऊपर पढ़ लिया क्या था, एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। एटम्स क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हैं। तो अब ऐसे तो है नहीं कि हम इसको कोई तौल के या वैसे निकाल लें, ठीक है ना। आजकल वैसे तो क्या है कि बहुत आसान हो गया है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके क्या है आजकल, तो क्या है नाउ ए डेज, आजकल, ठीक है ना। बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक। सो मैं एक लिख देता हूँ लाइन यहाँ पर, nowadays by the help of mass spectroscopy
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल्स। अब इसमें आपके एटम्स भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए इसमें, ठीक है। कोई भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स, उनके हम मास निकाल सकते हैं। पर हम एक कल्पना करें कि भाई जब 19th सेंचुरी, उससे पहले जब इनके अपन ने मास निकाले थे तो किस तरह से निकाले होंगे। आपने पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में इनके जो मास निकाले थे, जब इसकी डिस्कवरी हुई, मास निकालने की स्टार्टिंग हुई, तो किस तरह से इन्होंने मास निकाला, ठीक है। तो इनिशियली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या इक्विपमेंट्स तो थे नहीं, तो किस तरह से इनका मास निकाला। देखिए, तो अपन कैसे निकालते थे, कैसे निकाला अपन, रिलेटिव मास, क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव मास। तो एंशियंट टाइम में सबसे पहले, ठीक है, किस तरह से निकाला, इनिशियली रिलेटिव मास, ठीक है, ऑफ द एटम्स डिटरमाइंड। क्या निकाला, रिलेटिव मास निकाला। अब देखो कैसे निकाला, मैं एक आपको कल्पना करके बताता हूँ कि भी क्या हुआ होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अपन, आपने देखा है आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गए, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रखो सभी जगह मिलेंगे आपको, चाहे सब्जी वाली की दुकान पे देखिए, किराने वाले की दुकान पे देखिए, सब जगह क्या होता है, डिजिटल बैलेंस होते हैं। आप क्या है, वहाँ पे जो भी चीज़ रखी है उस पर रखो डायरेक्ट और आपको एक्यूरेट वेट आ जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या, डिजिटल बैलेंस तो थी नहीं। तो जो पुराने ज़माने में हम ये कल्पना करके देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने रिलेटिव मास निकाला होगा। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो पुराने ज़माने में तराजू हुआ करते थे, दो पलड़े होते थे, एक में अपन क्या रखते थे, वेट रखते थे, वाट रखते थे, और एक में अपन सामान रखते थे, जो भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट लेना है। तो वही मैं यहाँ पर कल्पना करके बता रहा हूँ आपको किस तरह से निकाला होगा। देखिए, मान लीजिए आपने देखा होगा इस तरह से तराजू, दो पलड़े होते हैं, ठीक है ना, तराजू होती है इस तरह से, ये इस तरह से है, तराजू बना दी, ठीक है। और आपने देखा होगा इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 3 धागे निकले होते हैं, और वो एक जगह मिलके एक डंडी से उनको अपन बांध देते हैं, है ना। देखा होगा आपने, यहाँ पर आपके मान लीजिए ये 3 धागे हो गए। ऐसे ही मान लीजिए अपन ने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है ना, इसको यहाँ पर भी कर दिया हमने, 3 धागे होते हैं ना। और यहाँ पर हमने क्या, इसमें देखा होगा आपने, एक डंडी होती है, तो दोनों किनारों पे लगी होती है, ठीक है, और बीच में एक पकड़ने का धागा होता है। क्लियर। अब एक हम कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह से निकाला होगा। आज मान लीजिए हम कोई सबसे लाइटेस्ट कोई ऑब्जेक्ट अपन लें, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर, आप जानते हैं पेंसिल जानते हैं, रिफिल जानते हैं सभी। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक पन्ने में तो अपन ने क्या रखा, मान लीजिए पेंसिल रखी, क्या रखी, ये पेंसिल, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या किया, रिफिल, ब्लैंक रिफिल हो जाते हैं ना लिखने के बाद में, क्यों, पेंसिल से रिफिल तो हल्की होगी के लिए। तो मान लो हमने इसको इधर पेंसिल रखना शुरू किया, और मान लीजिए इसके वेट के बराबर हमें यहाँ पर कितने 10 पेंस वो रखी हमने, रिफिल रखी। कितनी रिफिल आई यहाँ पर, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रिफिल है, ठीक है। ये हमने क्या रखी है यहाँ पर, रिफिल्स। और रिफिल्स भी क्या है, ये ब्लैंक है, खाली है। और भी कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही कम, सबसे लाइटेस्ट आपके माइंड में हो, वो चीज़ हम यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे में ही आया, मैंने ये रख दिया। अब देखिए कि जो पेंसिल का वेट था,
उसको बराबर करने के लिए कितनी हमें 10 पेंसिल रखनी पड़ी, कितनी रखनी पड़ी, 10 पेंसिल रखनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक पेंसिल का वेट निकालें, क्या निकाला है, एक पेंसिल का, तो एक पेंसिल का तो क्या हो गया 1/10 हो गया ना। 1 पेंसिल का आप देखेंगे तो क्या हो गया 1/10 हो गया ना वेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें रिफिल का, सॉरी एक रिफिल का कितना 1/10 मान लीजिए, तो अपन क्या कहेंगे कि जो पेंसिल है, पेंसिल है उसका वेट कितनी 10 रिफिल के बराबर है, कितना है 10 रिफिल के बराबर है। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए इसको वेट ऑफ पेंसिल, वेट ऑफ पेंसिल इज 10 टाइम्स, कितना हो गया 10 के बराबर ही तो हुआ ना, तो कितना हो गया 10 टाइम्स हैवियर देन 10 टाइम्स हैवियर देन द वेट ऑफ रिफिल। हमने जो स्मॉलेस्ट माना रिफिल को माना, यानी रिफिल के वेट से कितना है 10 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए अपन ने, एक मिनट को, ये 1 के बराबर होगा, मान लीजिए इसका अपन ने 1 वेट माना, ठीक है। इसका वेट रिफिल का कितना है 1, मास कितना है 1, ठीक है। तो पेंसिल का कितना हो गया 10 टाइम्स देन द वेट ऑफ रिफिल, क्योंकि 10 पेंसिल के बराबर है, जो 10 टाइम्स हो गया इसका वेट। ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए अपने इधर तो पेंसिल को रख दिया है ना, और इधर मान लीजिए अपन ये मार्कर रख दें, या इधर हम रिफिल ही रहने दें, इधर हम मार्कर रख दें, और अब इसमें पेंसिल मान लीजिए अपन 10 की जगह कितनी हो गई 100 हो गई, कितनी पेंसिल रखनी पड़ी 100 रखनी पड़ी। तो अपन क्या कहेंगे कि वेट ऑफ मार्कर इज 100 टाइम्स हैवियर देन द वेट ऑफ रिफिल, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके एटम्स का वेट निकाला जाता था स्टार्टिंग में। अब हम, ये तो मैंने एक जनरल वैसे एग्जांपल लिया था, अब आपको मालूम ही है कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, और उसका मास क्या होता है 1। तो हम उसको लेके अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे बताया था। चलिए देखिए, अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो मास है, अपन सबसे स्मॉलेस्ट एटम क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका मास हम क्या कंसीडर करते हैं 1। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन, ये सब आप जानते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो क्या स्मॉलेस्ट हो गया, और इसका मास कितना हो गया 1। अब मान लीजिए हमें अदर एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करना है, मान लीजिए हम इसके साथ हीलियम को कंपेयर करें, कार्बन को कंपेयर करें, ऑक्सीजन को कंपेयर करें, किसी को कंपेयर करें, तो व्हेन मास ऑफ हीलियम इज कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन, जब इसके मास को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया, तो क्या इसकी डेफिनेशन निकाली, जो हमने पहले लिखा है ना रिफिल और पेंसिल के, उसमें उसी तरह से लिखेंगे। क्या हुआ, इसका निकाला पता, तो क्या हुआ कि मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम, ये हीलियम है बेटा, यहाँ पर ही नहीं है, हीलियम, ठीक है ना, ही मत समझ लेना इसको, हीलियम। अगर आपको कंफ्यूज हो तो पूरा लिख लीजिए, मास ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than the mass of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्या निकाला कि 4 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के मास से, एंड या सो लिख लिए, सो द मास ऑफ हीलियम विल बी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि इसको अपने 1 है तो इसका 4 टाइम्स हैवियर है, तो मास ऑफ हीलियम कितना है 4, क्लियर।
ऐसे ही लिख के देखिए आप, मान लो अपन कार्बन के साथ इसको कंपेयर करें, कार्बन के मास को, तो इसके लिए लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए। अगर कार्बन के लिए लिख रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन इज 12 times heavier than the mass of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, सो द मास ऑफ कार्बन इज 12। क्लियर, तो इसका मास कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अपन ऑक्सीजन को कंपेयर करें, तो ऑक्सीजन की क्या लिखेंगे, इसका 16 टाइम्स हो जाएगा। लिखिए आप अपने आप, इसको कोशिश करिए। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स heavier than the mass of हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से अपन कंपेयर करके इनके मास को निकाला करते थे। अब इनिशियली तो अपन हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को भी रेफरेंस मान के एटॉमिक मास निकाले। फिर जो लेटेस्ट है वो अपन क्या है कि कार्बन को रेफरेंस और स्टैंडर्ड एटम मानकर इसके रेफरेंस में अदर एटम्स के मास निकालते हैं, अदर एलिमेंट्स के मास निकालते हैं। एक्चुअली एक एलिमेंट का ही मास होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन इनको किस तरह से लिखेंगे, देखिए जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके लिखा, अब इनको हम अगर चाहें, जैसे हीलियम का मास है तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ किस तरह से कंपेयर करके लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये आप उतारिए, ये ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पर कार्बन का तो 12 निकाला, ये 16 टाइम्स है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया ना मास। ये ध्यान रखेंगे, इसको उतारिए। फिर हम इनको ऑक्सीजन और कार्बन के साथ कंपेयर करके लिखेंगे हीलियम का मास। अब देखिए, मान लीजिए हमें हीलियम का मास लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हीलियम का मास हमें लिखना है किसके साथ, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ कंपेयर करके हमें लिखना है। मान लो हम इसके साथ भी इसको कंपेयर कर रहे हैं और इसके मास को अपन ऑक्सीजन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हम ऑक्सीजन के साथ लिखें, तो ऑक्सीजन का मास आपने निकाला कितना, 16, ठीक है। तो अपन इसको इसके साथ कंपेयर करके कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than the 1/16th part, लैंग्वेज ध्यान से समझेंगे, 1/16th part ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि 16 है, इसका 1/16 पार्ट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 16 तो मास है और इसका 1/16 पार्ट निकालोगे तो क्या 1 के बराबर ही हो गया, ठीक है ना। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, देखिए कि मास ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than the 1/16th part of the mass of ऑक्सीजन एटम। यानी जो ऑक्सीजन एटम है उसके 1/16th पार्ट मास के 4 टाइम्स है। तो मैंने निकाला ना 1 हो गया, अब 4 टाइम्स है तो मीन्स क्या होगा, वही हो गया। यानी क्या हो गया, मास ऑफ
हीलियम एटम इज 4। ठीक है, ऐसे ही आप चाहें तो कार्बन के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो वही, जैसे यहाँ 1/16 पार्ट है तो ये क्या होगा 1/12 पार्ट हो जाएगा, यानी इसका आप 1/12 पार्ट निकालोगे तो क्या हो गया, ये भी तो 1 के बराबर ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं। बस सिंपल लैंग्वेज लिखिए, कैसे लिखेंगे कि मास ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than 1/12 part of the mass of carbon 12 आइसोटोप्स के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, हम और भी पढ़ेंगे जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम समझेंगे इसको। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान है आपको कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स, यहाँ पर एलिमेंट सेम हो गया, उनके एटम्स जिनका कि मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। जो सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा लेकिन मास डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, ऐसे ही आपने नाम सुना हो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के सुने हैं आपने आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 आइसोटोप होते हैं इसके, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, ये हमने देखा कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 6 है, एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनके मास डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, ये आपने नाम भी पढ़े होंगे, जिनका 1 मास होता है क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है। 2 वाला क्या कहलाता है? ड्यूट्रियम कहलाता है। और 3 वाला क्या कहलाता है? ट्राइटियम कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इनके आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर हम इनको कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप, कार्बन 14 आइसोटोप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मास कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेजर अमाउंट है ना नेचर में, अबंडेंस है, वो सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? कार्बन 12 की मिलती है। ठीक है, और आगे आप पढ़ोगे इसलिए कार्बन 14 का मिलता है, रॉक्स में मिलता है, पहाड़ियों में मिलता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, साइंस में पढ़ोगे तो देखेंगे 14 रॉक्स में मिलता है। और इसके बेसिस पर ही हम रॉक्स की उनकी एज के बारे में भी पता लगाते हैं, वो आगे की चीज़ है, पर अभी हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। तो इसका आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कार्बन 12। तो ये स्पेशल लिखना ज़रूरी होता है कि अपन ने 1/12 पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लेंगे? मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको, जो एटॉमिक मासेज हैं, इनको अपन कंपेयर करते हैं। और आजकल जो यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो काम में आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? कार्बन 12 आइसोटोप से ही हम इनको कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं बोलूँ आपके सामने, जैसे सोडियम है, मास उसका मान लीजिए 23 है। ठीक है, तो अगर कार्बन से अपन कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? चलो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे मान लीजिए सोडियम, आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर तो मान लो ये होता है 23 होता है, ये तो हमें आज मालूम है। जब इसका मास निकाला था तो किस तरह से निकाला था? अपन कैसे लिखेंगे कि मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स heavier than the 1/12 part of the mass of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब मैंने इतने लिख दिए, आई थिंक आपको
लर्न होना शुरू हो गए होंगे। इस तरह से आप और भी एटम्स हैं उनकी डेफिनेशन लिखने की प्रैक्टिस करें तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। देखिए अब ये तो बात ये हुई। अब क्या है कि छोटा पार्टिकल्स है, इनके जो मास हैं वो हम किस में निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इनके जो सिंगल एटम का अपन यहाँ पे मास याद करें तो सिंगल एटम का मास किस में होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम जो स्टार्टिंग में हमने जो भी पढ़े यहाँ पर, जैसे 4 पढ़ा, 12 पढ़ा या 16 पढ़ा, इनकी यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अपन अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। जो रिलेटिव मास हमने निकाले हैं उनके देखिए, तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एन एटम यानी एक एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट represented in AMU। AMU का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए स्टार्टिंग में कोई तराजू तो थी नहीं, ना ही डिजिटल बैलेंस थे, वो तो अभी आए मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इनके कंपेयर करके इस तरह से मास निकाले तो क्या मान लिया भाई, हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो उसको उसी समय ऐसे यूनिट दे दी कि भाई क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कोई यूनिट अपन कहते हैं जनरली कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे अपन लेंथ लिखें तो उसके लिए अपन लिखते हैं ना यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर। और अगर अपन वेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्राम, किलोग्राम लिखते हैं ना। लिक्विड है तो लीटर लिखते हैं, मिलीलीटर लिखते हैं, ऐसे ही यूनिट लिखते हैं चीज़ के साथ। तो जब इनके एटम्स के मास निकाले गए तो उस समय ऐसे तो कोई यूनिट थी नहीं, एक कंपेयर करके निकाला था, तो कुछ ने को नाम क्या दे दी यूनिट को, एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास को किस में निकाला, एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ वन एटम। तो अपन लिख सकते हैं, ये मैंने लिखी दिया आपको कि मास ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को अपन क्या कहते हैं, और आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यू। यू का मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड मास। इसको अपन यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। अब अपने को इनको ग्राम में किस तरह से चेंज करना है, आपने देखा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर अपन देखें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपने पढ़ा होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये किस में है, ग्राम में है। अगर आप चाहेंगे इसको तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना कि 1 किलोग्राम इजिकल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। और अगर इसको आपको किलोग्राम में लिखना है तो क्या हो गया, बस खाली यहाँ पे तो आपको चेंज करना है। क्लियर। अगर अपन प्रोटॉन का मास देखें तो वो भी लगभग इतना ही होता है, सॉरी प्रोटॉन का तो हो गया, न्यूट्रॉन का अगर आप मास देखें, न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है, 1.6756 होता है उसका, 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम में -27 हो जाएगा। अब मान लीजिए अपन देखें, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि एटम किससे मिलता है, बन के मिलता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब यहाँ पर अपन बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही मास होता है। अब हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। सारे एटम, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर भी अपन देखें तो इसमें आप देखो तो क्या है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तभी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और अपन देखें न्यूट्रॉन, ये 0 है, ये क्या है, 0 है। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें यहाँ से पता लग रही है, जब इसमें अपन बात कर रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, अगर अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें, अगर अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो अपन देखेंगे, देखिए अपन ग्राम वाले को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28। अगर प्रोटॉन का मास अपन देखें तो ग्राम में कितना है, 1.6736 इंटू 10⁻24। तो अराउंड अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है। अगर अपन कंपेयर करें कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगर अपन देखें तो 1.6 है, ये 9.1 है, तो अराउंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1000, अराउंड ये आपके 37 के करीब आता है, टाइम्स लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से कितना है, इतने टाइम्स छोटा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। जब इतने टाइम छोटा है तो अपन क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल एंड एक्चुअली द मास ऑफ एटम इज डिपेंड्स अपॉन द या इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज नेग्लिजिबल, ठीक है ना, एंड द मास ऑफ एन एटम always is equal to the mass of protons and neutrons, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और बेसिकली देखा जाए तो ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल का थोड़ा बेसिक आपने पढ़ा होगा, कि जिसमें कि जो मास है एटम का वो कहाँ रहता है, सेंटर में सेंट्रलाइज्ड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस में क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब अपन हाइड्रोजन से चलते हैं, देखिए किस तरह से आपको करना है। ये मिटाल दूँ, इसको उतार लीजिए आप। चलिए, अब हाइड्रोजन की अपन बात करें तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने मान लिया नेग्लिजिबल है, न्यूट्रॉन है नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही हो गया, यानी हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के बराबर हो गया। यानी अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर अपन ग्राम में लिख रहे हैं इसको तो कितना हो गया, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जो मास है हाइड्रोजन का उसको एएमयू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए
पहले तो हमने जो निकाले थे ना मास, हमने राउंड फिगर में 1, 12 इस तरह से निकाल लिए, है ना, 16। लेकिन बेसिकली इसका होता कितना है वो हम ग्राम से अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एएमयू में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो जो 1 एएमयू होता है ना वो आपके, इसको मैं डाल दूँ यहाँ पे लिखिए, देखिए जो 1 एएमयू है वो आपके इक्वल होता है 1 एएमयू, ये बाद में पता लगा। तो इक्वल कितना होता है आपके 1.65056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, ठीक है। 1 एएमयू के क्या आपके रिलेशनशिप है ग्राम में और 1 एएमयू में, और यूनिफाइड मास भी बोलते हैं इसको, 1.65056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए हम जो हाइड्रोजन एटम का मास है इसको एएमयू में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हम वो उल्टा चलेंगे अपन, क्योंकि ग्राम है, ग्राम से हमें एएमयू निकालना है और ये अपने को पता है, ठीक है। तो अपन किस तरह से, आपने किए भी होंगे इस तरह से क्वेश्चन, मैथ में आप अच्छी तरह से करते आए होंगे लोअर क्लासेस में, कि 1.65056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना, इक्वल टू कितने 1 एएमयू के बराबर हो गया। देन 1 ग्राम इक्वल टू कितने एएमयू के बराबर होगा, 1/1.6056 इंटू 10⁻⁻24। इसलिए हाइड्रोजन का मास कितना है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ही तो है। तो ये कितने एएमयू के बराबर हो जाएगा, या आप बस इसको लिख लीजिए -24 इंटू, ये उधर चला जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻24। अब 24 से 24 कट जाएगा आपका। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए ये तो 65 है, 67 है, तो ये अराउंड आपके आता है 0078 एएमयू, यानी हाइड्रोजन का मास है वो एएमयू में कितना होता है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, मालूम है अपन यहाँ पर राउंड ऑफ करें तो ये 5 से ज़्यादा है तो एक 1 बढ़ जाएगा ना, तो 1.008 एएमयू, यानी हाइड्रोजन का मास 1.008 एएमयू के बराबर होता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से अपन ने ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर लिया। अब आप किसी भी एटम के लिए आप मास निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो अपन जैसे देखें कार्बन के लिए, कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब 12 उसमें आपके कितने हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए। मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बता दिया, बस इनको आप क्या करिए, ऐड करिए मल्टीप्लाई करके। जैसे प्रोटॉन का मास है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूट्रॉन का मास है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, कार्बन का मास आ जाएगा, ठीक है। कार्बन का ग्राम में आ जाएगा। और फिर अगर एएमयू में चेंज करना है तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एएमयू में आ जाएगा। तो इस तरह से अपन किसी भी एटम का मास एएमयू में भी निकाल सकते हैं और ग्राम में भी निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास पता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके और आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बुक में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मास हैं वो क्या है, हमारे एवरेज एटॉमिक मास है। यहाँ पर अपन ने जो मास निकाले सही ऐसी तरह से, लेकिन अपने वहाँ पर वो सभी का एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं अपन, क्यों यूज करते हैं वर्ड, अपन जो भी पीरियोडिक टेबल है कभी भी अपन बात करेंगे तो एटॉमिक मास की नहीं, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास को, और किस तरह से ये निकाला हुआ है ये भी बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास,
ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है। कार्बन का देखा है ना, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आपने देखे ना आइसोटोप्स, 1 था, 1 2 1 3 है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये अभी लिखे थे अपन ने। ऐसे ही अपन देखें कार्बन का है, कार्बन का क्या होता है 12 6 6 13 14, यानी कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऐसे ही अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन के भी आपके क्या होते हैं 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। ऑक्सीजन के आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का आप देखें तो क्या होता है 8 तो एटॉमिक नंबर हो गया ऑक्सीजन का, और इनके जो आइसोटोप्स हैं क्या है 16 17 18। ऐसे ही क्लोरीन के आप देखें, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स आपको मिलते हैं, क्लोरीन का 17 तो एटॉमिक नंबर हो गया, आइसोटोप्स में 35 और 37, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं उनके क्या मिलते हैं, अपने को आइसोटोप्स मिलते हैं, और आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है। अब इनका जो अपन एवरेज मास निकालते हैं वो नेचर में इनकी अबंडेंस, यानी ये कितनी परसेंटेज में, कितनी मात्रा में ये आइसोटोप्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर हम इनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में अपन एवरेज मास ही कंसीडर करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ इसको। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में जो आपका क्लोरीन 35 है, इसकी अबंडेंस 75% होती है नेचर में, और क्लोरीन जो 37 है इसकी अबंडेंस 25% होती है। अगर अपन देखें नेचर में, प्रकृति में, तो इसका तो कितना हो गया 3 पार्ट हो गया, और इसका 1 पार्ट, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको इसको करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए 75/100, ये तो परसेंटेज में है ना, इनटू मास कितना है 35 है, प्लस ये कितना है 25/100 इंटू 37, ठीक है। अब आप कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका निकल आएगा। जैसे आप देखिए 25 से आप करिए तो ये तो क्या हो गया 3 बार कट गया, ये कितना 4 बार कटा, ठीक है। इसको आप देखेंगे 25 से ये 1 बार और ये 4 बार कट गया, तो कितना हुआ आपके 35 इंटू 3/4 प्लस ये कितना हुआ 37 इंटू 1/4। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 105 प्लस 37 अपॉन, ये तो कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया। अब इसको आप देखें ऐड करेंगे 142 हो गया ना, 7 और 5 12, 1 4 और 1 आ गया अपॉन 4। अब देखिए इसको करिए कितना आएगा 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है अपन यूज करते हैं, कितना करते हैं 35.5। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर अपन जैसे कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन में कार्बन 12 सबसे ज़्यादा मिलता है, तो अपन देखते हैं कि कार्बन जो 12 है, ठीक है, इसका जो परसेंटेज है वो 98.86 अराउंड, ये अराउंड इतनी परसेंटेज होती है अप्रॉक्सीमेट। अगर आप कार्बन 13 की बात करें तो अराउंड 1.08% होती है, ठीक है ना। और कार्बन 14 की बात करें तो ये बहुत कम होती है, 2 × 10⁻⁻10% के बराबर। तो जैसे अपन ने इसका निकाला वैसे ही अपन इसका निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मास तो कितना 12 है, ये देखेंगे तो आप ये 13 पॉइंट समथिंग
कुछ आता है आपका इसका, और ये भी आपका 14 पॉइंट समथिंग कुछ मास आता है अराउंड। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कभी निकालते हैं तो ये अगर आपको दी जाती है, ठीक है, तो बाकी का तरीका यही है आपका, इस तरह से ही अपने को निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। वही मैंने प्रोसेस आपको बताया क्या, देखिए 98.86 अपॉन 100 इंटू कितना मास है 12 प्लस 1.08 अपॉन 100 इंटू 13.001 प्लस ऐसे इसका कर लीजिए आप अपॉन 100 इंटू, इसको मैं मिटाल के इधर लिख देता हूँ, कितना है जैसे इसका आपके 14.006। इसको जनरली अपन सॉल्व करते हैं, इसका वो निकालेंगे तो कितना आएगा 12.013 के करीब आपके ये मास आता है। तो यही अपना क्या है एवरेज मास है। तो इसलिए हम जो पीरियोडिक टेबल है अपन केवल मास ना लिख के अपन क्या वर्ड यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि जो आपने लिखा हुआ है वो जितने भी आपके उसके आइसोटोप्स हैं उनके जो मास हैं उनका और उनकी अबंडेंस, उनकी कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसके बाद उसका एवरेज निकाला हुआ है। तो उस हिसाब से हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया है। ये आज हमने एटॉमिक मास के बारे में बात किया, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनके मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, मोलर मास। आज इसमें यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।